हेलो दोस्तों। साल 2016 में बिहार में नीतीश कुमार ने ये अनाउंस कर दिया जो अब से बिहार में कंप्लीट अल्कोहल बैन रहेगा। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि 2015 में थे चुनाव। और चुनाव के दौरान इन्होंने महिलाओं से ये प्रॉमिस किया था जो अगली बार जब इनकी सरकार चुन कर आएगी तो ये कंप्लीट अल्कोहल बैन कर देंगे। लेकिन ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उनका ये कहना था जो हमका पीनी है तो हमका पीनी है। अब कहें भी भला क्यों नहीं, क्योंकि बगल में उत्तर प्रदेश पी रहा था, नीचे झारखंड पी रहा था, उसके बगल में वेस्ट बंगाल पी रहा था और बिहार हो गया था ट्राई स्टेट। ये सारी बातें लेके ये लोग पहुंच गए पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट में जितने भी पीने वाले थे और पिलाने वाले थे, उन्होंने ये तर्क दिया जो ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और इस पे सरकार ने ये कहा जो ये सारी की सारी बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी में मेंशन्ड है। अब जुडिशरी के पास दिक्कत ये आ गई जो एक तरफ था फंडामेंटल राइट और दूसरी तरफ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से ही आते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को कंसीडर किया और ये बताया जो जितने भी पीने वाले हैं और जितने भी पिलाने वाले हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो हुआ है और इसके बेसिस पे ये शराबबंदी पूर्णतया गलत है। इस पे सरकार का ये तर्क था जो हमें तो इंडिविजुअल राइट्स को देखना ही नहीं है, हमें तो सोसाइटी को देखना है। सो वी हैव टू लुक एट द सोसाइटी एट लार्ज। इसके लिए इन्होंने एक्ट बनाया। देखो एक्ट तो पहले से था, बिहार एक्साइज एक्ट। इसमें इन्होंने अमेंडमेंट लाया और इसमें जोड़ दिया प्रोहिबिशन ऑफ लिकर। और ये बताया जो विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2016 यानी कि गांधी जयंती के दिन से बिहार में कंप्लीट अल्कोहल बैन रहेगा। दोस्तों, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था तो इसमें बताया था आर्टिकल 13। और ये बताता है जो कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट रहेगा तो वो लॉ नल एंड वाइड हो जाएगा। कहां तक? जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है। लेकिन यहां तो एक्ट टिक गया और अभी भी बिहार में शराबबंदी लागू है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी होता क्या है। आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो कि संविधान के पार्ट 4 में मेंशन्ड है इसको पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग पार्ट 4A भी देखेंगे जो हमें आर्टिकल 51A बताएगा जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज। इन दोनों को साथ में पढ़ने का मकसद ये है जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल ही ऐसे पूछते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। देखो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं डीपीएसपी के और इसका फायदा उठा लेते हैं क्वेश्चन सेट करने वाले। वो क्या करेंगे, जो 3 ऑप्शन आपको दे देंगे डीपीएसपी के, एक थोड़ा सा सिमिलर ऑप्शन दे देंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के, और आपसे पूछ देंगे जो इसमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है ये बताओ। इसके अलावा 3 फंडामेंटल ड्यूटी दे देंगे, एक डीपीएसपी दे देंगे और पूछ देंगे जो ये बताओ जिसमें से डीपीएसपी कौन सा है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सारी चीजें एक साथ पढ़नी पड़ेंगी जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब मैंने आरआरबी एनटीपीसी के पेपर को एनालाइज किया तो एक चीज देखा जो इस बार आर्टिकल से 100 प्लस सवाल पूछे गए थे और इसमें से 40 प्लस सवाल तो सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी से थे। ऐसा कैसे हुआ? तो इनका मन कर गया होगा जो इस बार डीपीएसपी से जमकर सवाल पूछते हैं। तो टोटल 20 आर्टिकल्स हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए। ये याद कौन कराएगा? तो मैं कराऊंगा। देखो इन आर्टिकल्स को याद कराने के लिए मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने ऐसे ऐसे विजुअल निमोनिक्स बनाए हैं जो आपको आसानी से दिमाग में छप जाएंगे। और जब आप सवालों को देखोगे तो ये सारे ऑप्शंस जो आपको दिखेंगे उसमें से आप आसानी से डीपीएसपी फिगर आउट कर लोगे। ठीक है? तो कोई भी सवाल छूटने नहीं वाला है आपसे, पहली बात। दूसरी बात, इस बार के सीजीएल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर गया है तो फिर आपको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। इस लेक्चर में ये सारी चीजें हमें कवर करनी पड़ेंगी, यहां तक कि आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच का झगड़ा भी निपटाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको भी सुलझा लेंगे। ठीक है? तो चलिए चीजों को समझते हैं। दोस्तों, बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी की। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 36 से लेके 51 जो है वो डीपीएसपी की बात करता है। और ये हम लोगों ने लिया कहाँ से था? तो हम लोगों ने लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड वालों ने इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ठीक है? और अंबेडकर साहब का ये कहना था, भीमराव अंबेडकर साहब का ये कहना था जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का नोवेल फीचर है।
दोस्तों जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था तो इसमें मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल 32 जो है उसको अंबेडकर साहब ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आर्टिकल 32 था किस लिए? तो ये था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। एक और थिंकर थे जिनका नाम था ग्रैनविल ऑस्टिन। इन्होंने क्या किया, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को मिला के ये बताया जो ये कॉन्स्टिट्यूशन की अंतर आत्मा है, यानी कि कंसाइंस है, ठीक है। अब डीपीएसपी के फीचर को समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने फीचर्स को पॉइंट वाइज दे रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिए हैं जो अक्सर स्टेटमेंट वाले सवाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, इसी चीज को मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें अगर समझ में नहीं भी आई तो दैट्स ओके, हम लोग इसी चीज को आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया था तो ये बताया था जो ये सरकार पे यानी कि स्टेट पे लगाम लगाने की बात करता है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट होते हैं और आपके फेवर में होते हैं, है ना। और डीपीएसपी क्या करता है, जो ये स्टेट को गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये एक तरीके का गाइडिंग प्रिंसिपल है और एक डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऐसा ही सब कुछ सिमिलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी देखने को मिला जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो था वो किसके लिए था, तो ये था वॉइस रॉय के लिए। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस वाइसरॉय को ये बताता था जो आप कभी भी कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लोगे, ठीक है, तो कैसे लोगे, ये सारी बातें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में मेंशन्ड है, यानी कि जो फिलॉसफी है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बताया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो लेजिस्लेचर को भी इंस्ट्रक्शन देती है और एग्जीक्यूटिव को भी इंस्ट्रक्शन देती है। लेजिस्लेचर को ये बताती है जो आप कानून किन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते बनाओ, और एग्जीक्यूटिव को ये इंस्ट्रक्शन देती है जो इन कानूनों का कार्यपालन आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि हमें एक एजेंडा सेट करना है जिसका नाम है सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का क्या काम था, तो वो हमारे यहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करती थी। डीपीएसपी का काम क्या है, तो ये हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक एजेंडा सेट करके देती है ताकि हम लोग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को इंश्योर कर सकें, ठीक है। और ये बात हम लोगों ने प्रियम्बल में पढ़ी भी है और इसको याद करने के लिए मैंने आपको बोला है GALEF, इससे याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है वेलफेयर स्टेट। इसके बारे में हम लोग आर्टिकल 38 पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं वेलफेयर स्टेट जो है ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। और पुलिस स्टेट क्या होता है वो समझो, क्योंकि हमें बनाना है वेलफेयर स्टेट ना कि पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट सिर्फ कानून देखती है, कानून को फॉलो करती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो वो कानून तर्क संगत है भी या नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो ये जो रूल है वो लोगों के वेलफेयर के लिए है भी या नहीं, ठीक है। तो हमें पुलिस स्टेट नहीं बनाना है, हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है। दोस्तों बात कर लेते हैं आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 में ये मेंशन्ड है जो डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। अक्सर सबसे ज्यादा सवाल इसी पॉइंट से पूछे जाते हैं। देखो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होगा, आप सीधे पहुंच जाओ कोर्ट और बताओ जो भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। लेकिन अगर कोई पॉइंट डीपीएसपी में दिया हुआ है और सरकार इसको फुलफिल नहीं कर रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसेबल है। अब इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे जब मैं आपको आर्टिकल 37 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। वैसे एक बात और समझो, जो ये डीपीएसपी जो है ना, ये कोर्ट को हेल्प करती है किसी भी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिसाइड करने में। देखो मान लो सरकार ने कोई कानून ले आया, सरकार कभी कोई कानून लेके आ जाती है और वो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स मान लो 14 और 19 का वॉयलेशन करती है। फिर भी कोर्ट ये देखेगी कि कहीं ये कानून डीपीएसपी को लागू करने के लिए तो नहीं है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इससे चेक हो जा रही है, जो इस लॉ को रखना है या फिर हटा देना है, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं आर्टिकल से, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से। देखो आर्टिकल 36 जो है ना वो स्टेट का डेफिनेशन है। दोस्तों जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है,
है ना, जिसमें आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट का डेफिनेशन है। सिमिलर डेफिनेशन आपको डीपीएसपी में भी देखने को मिल जाएगा, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिल जाएगा। तो जो डेफिनेशन पार्ट 4 में था वही डेफिनेशन पार्ट 3 में भी था स्टेट का। ठीक है, और इसमें वो सारे बॉडीज कवर किए जाते हैं। यही कारण है जो ये जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ब्रॉड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कवरेज बहुत ही ज़्यादा है। इसमें गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इंडिया के और स्टेट के लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, इन सभी को कवर किया गया है। यहाँ तक कि कोई प्राइवेट बॉडी अगर सरकार के इंस्ट्रूमेंट के रूप में फंक्शन कर रहा है तो उसको भी स्टेट के डेफिनेशन में काउंट करेंगे। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे सवाल कैसे आते हैं, तो सिंपल पूछ देंगे जो स्टेट के डेफिनेशन के हिसाब से कौन कौन से बॉडीज इसके पार्ट हैं। अक्सर इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 37 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा जाता है डीपीएसपी का। क्यों? क्योंकि ये डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल बताता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो अगर कुछ भी ऐसा मेंशन्ड है डीपीएसपी में जिसको सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कोर्ट अगर आप गए भी तो कोर्ट इसको नॉन इन्फोर्सेबल कैटेगरी में डाल देगा। हालांकि इसमें एक और बात मेंशन ये है, जो ये जो पार्ट 4 में जो मेंशन जो चीजें मेंशन्ड हैं वो फंडामेंटल हैं। किस सेंस में? फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और ये स्टेट की ड्यूटी होती है जो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें फॉर मेकिंग लॉज। और ये जो क्लॉज दिया गया है ना, यही हेल्प करता है जुडिशरी को किसी भी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिसाइड करने के लिए। अब समझ में आ रहा है थोड़ी थोड़ी? ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको याद करने के लिए मैंने ऐसे मेंशन कर रखा है, आपको पेपर पे ऐसे लिख लेना है। नॉट इन्फोर्सेबल को मैंने इस तरीके से लिखा है, जो ई को पलट दिया है और फोर्स एफ को भी पलट दिया है। इन्फोर्सेबल तो फिर आपको यहाँ पे 37 दिख रहा होगा, है ना। बस ये समझ लेना, जो 37 सेज दैट द जो भी पार्ट 4 के जो प्रोविजन है वो नॉन इन्फोर्सेबल है और फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इतना अगर आपने समझ लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं। जो ये आर्टिकल 37 है इस पे भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था। उससे पहले आप जब समझो, जो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चल रही थी ना, तो वहां पे जो बीएन राव थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उस समय में। इन्होंने ये बताया, जो एक काम करेंगे, जो इस तरीके से बनाया जाए, जो राइट्स जितने भी होंगे ना, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक होगा नॉन जस्टिसेबल और एक होगा जस्टिसेबल। जस्टिसेबल में हम लोग फंडामेंटल राइट्स डाल देंगे और नॉन जस्टिसेबल जो होंगे उसमें हम लोग डीपीएसपी डाल देंगे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और आर्टिकल 37 जो ये बताता है, जो पार्ट 4 की जो चीजें नॉन इन्फोर्सेबल हैं इन द कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी प्रोवाइड करेगा और स्टेट को ये बताएगा जो गवर्नेंस के लिए ये फंडामेंटल है। ठीक है, और स्टेट का ये मोरल ऑब्लिगेशन है जो इन सभी लॉज को वो अपने कानून के थ्रू लाए। ठीक है, तो इस पे भीमराव अंबेडकर का ये कहना था, जो देखो ऐसा है, जो है तो ये नॉन इन्फोर्सेबल, मतलब आर्टिकल 37 सिंपल ये कह रहा है जो आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर डीपीएसपी में किसी भी प्रकार का वायलेशन दिख रहा है या फिर सरकार की इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। लेकिन रियल सैंक्शन जो है ना वो जनता ही लगाएगी। इट इज पॉलिटिकल रूटेड इन पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, तो जब कोई सरकार चुनकर आती है और वो अगर डीपीएसपी ठीक से लागू नहीं कर पाती है तो अगली बार जनता के पास पूरा पावर होगा जो वो उस सरकार को गिरा दे। यही बात अंबेडकर ने कही थी। अब सवाल ये उठता है, जो हम लोगों ने डीपीएसपी को जस्टिसिएबल क्यों नहीं बनाया? तो देखो, हमें नई नई आज़ादी मिली थी, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। ठीक है, अब मैं कह दूं, जो हमें इनइक्वालिटी खत्म करनी है। ठीक है, अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास पैसा नहीं है। तो इनइक्वालिटी को खत्म करना होगा तो फिर सभी को पैसे बांटने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर इस व्यक्ति का पैसा खत्म कर देना पड़ेगा, इससे पैसे छीन लेने होंगे। अब छीनना तो अच्छी बात है नहीं, बाकी लोगों को पैसा देना होगा ताकि एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड बने। तो इतने पैसे हमारे पास तो थे नहीं। ठीक है, इसके अलावा हमारा कंट्री बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स था और बैकवर्ड भी था, तो हमारे पास बहुत सारे काम थे। ठीक है, तो उनको ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी अभी तो लागू नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम लोगों ने राज्यों को ये स्वतंत्रता दे रखी थी, जो आप फेज्ड मैनर में धीरे धीरे आप इसको लेके आओ। ठीक है, ये आपका विल है, तो आप धीरे धीरे लेके आओ, क्योंकि इट इज़ अ मोरल ड्यूटी ना। तो ये मोरल ड्यूटी है स्टेट का, जो वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को लागू करें।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें ना, तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। इस पे भी सवाल पूछ चुके हैं, तो ये बात आपको समझनी होगी। लेकिन जो भी थिंकर्स थे, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ रखा है, उन्होंने डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे डीपीएसपी आर्टिकल्स के फॉर्म में दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फुलफिल कर रहे थे। कुछ आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे थे जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो कि लिबरल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। तो इन तीनों को कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है, और अक्सर इसी कैटेगराइजेशन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल की। आर्टिकल 38, 39, 39 ए ये बाद में ऐड किया गया था, इसीलिए यहाँ पे आपको ए देखने को मिल रहा है। उसका अलावा 41, 42, 43, 43 ए अगेन ए है तो बाद में ऐड किया गया है, और 47। अब यहाँ पे कलर कोडिंग अलग अलग दिख रहा होगा आपको, तो इसका मतलब ये है जो आपको आर्टिकल 43 का एक क्लॉज जो है वो सोशलिस्ट फीचर को दिखाता है, और एक क्लॉज आपको गांधीयन फीचर को दिखाता है। ये सारी चीजें हम लोग आगे समझेंगे, बस अभी आप ऊपर ऊपर समझ लो। सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल होंगे ना, वो वेलफेयर पे फोकस्ड होंगे, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करेंगे। गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात करेंगे, क्योंकि गांधी जी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के पक्ष में थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गांधी जी के आइडियल्स इन सभी आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे आर्टिकल 48 दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो आर्टिकल 48 का एक क्लॉज गांधीयन प्रिंसिपल को दिखलाता है, और एक क्लॉज जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल फीचर्स को दिखाता है। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल फीचर क्या होता है? तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बात करता है, और रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र करता है। तो इन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है। जब आप रिवाइज करने बैठना तो ये सारी चीजें आपको आसान लगेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी आर्टिकल्स तो मैं आपको अभी के अभी ही याद कराने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट है 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए, 47, ठीक है। और 38, 39 आपको समझना होगा बस, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे आपकी कहानी बहुत ही आसान हो जाएगी। दोस्तों 38 के बारे में बात करें ना, तो 38 का कीवर्ड है वेलफेयर। अब वेलफेयर को मैंने इस तरीके से लिख रखा है, आप इसको 38 फेयर से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब 3 जो है इसको अगर आप ऐसे लिख दो तो ये डब्लू की तरह दिखेगा, ठीक है। और 8 को अगर वेलफेयर का ई जो है उसमें अगर आपने लाइन खींच दो तो ये 8 की तरह दिखेगा। आपको एक बार पेपर पे ऐसे लिख लेना है, बस हो गया काम, फिनिश। तो आपने एक चीज गौर किया होगा, जो मैंने जस्टिसिएबल इन्फोर्सेबल को 37 बना दिया था, ठीक है। कैसे बनाया था? तो ई को ऐसे फ्लिप कर दिया था 3 की तरह, इन फोर्सेबल को भी जो एफ जो था उसको फ्लिप फ्लिप करके 7 बना दिया था, और उसके बाद इनफोर्सेबल, है ना, जो कि आर्टिकल 37 है। वेलफेयर को आप ऐसे याद कर लो। आर्टिकल 38 जो है वो ये कहता है जो आपको वेलफेयर को लोगों के बीच में वेलफेयर लेके आना है। इसके अलावा एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना है जिसमें जस्टिस हो। कैसा जस्टिस हो? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो। ये बात हम लोगों ने प्रियम्बल में भी देखी। इसके अलावा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 38 में एक और क्लॉज जोड़ दिया जो कि इनइक्वालिटीज को खत्म करने की बात करता है। कैसे खत्म करोगे? इनइक्वालिटी जब आप खत्म करोगे तो वो फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ लो, ये अगर ऐसे आपने याद कर लिया तो बात बन जाएगी। जब मैं सवाल कराऊंगा तो ये सारी चीजें एक ही जगह मैंने मेंशन कर दी है, तो फिर आप देख के अंदाजा लगा लोगे जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल 39। इसको याद करने की एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है, जितने भी यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो इसी से याद करते हैं, एलडीसी पीएचसी, ठीक है। अब ये क्या कहता है आर्टिकल 39? जो ये कहता है जो आप जब भी पॉलिसी बनाओगे ना, मतलब स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाए, क्यों पॉलिसी बनाएगा? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एक गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करती है स्टेट को। तो ये कह रही है जो भाई स्टेट, तुम जब कभी भी कोई पॉलिसी बनाना तो ये सिक्योर करना जो सभी लोगों के पास लाइवलीहुड हो अच्छे तरीके से। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज हो, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको आपको प्रिवेंट करना है, और मींस ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको भी प्रिवेंट करना है। इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लेके आना है।
प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, और इसके अलावा हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो भी कीवर्ड्स हैं इसको मैंने बोल्ड कर रखा है। एल से लाइवलीहुड, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इसको हमें प्रिवेंट करना है। इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसके अलावा एच फॉर हेल्थ, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, और सी फॉर चिल्ड्रन यानी कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। दुनिया इसी से याद करती है, एलडीसी पीएचसी, इसको आप याद कर लेना। अब एक मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो ये डी और सी है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, और सी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यही है कहानी की जड़। आगे एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, ये दोनों जो है ना 39B और 39C, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे की कहानी में अदा करने वाले हैं। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 39A, ये इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया। लास्ट में मैंने एक लिस्ट दी है जो कौन कौन सी चीज़ों को बाद में जोड़ा गया है, तो इससे आप रिवाइज कर लेना। आप बस चीज़ों को समझो। अब यहाँ पे लीगल एड को मैंने इस तरीके से लिख दिया है ताकि बीच में 39A आ जाए। देखो, ई को अगेन मैंने फ्लिप कर दिया है, और जी जो है ना उसको 9 के शेप में लिख दिया है, लीगल एड। आपको अपने नोट्स में एक बार ऐसे लिख लेना है तो आसानी से याद हो जाएगा। अब जब जब आप ऑप्शन देखोगे जहाँ पे लीगल एड दिख जाएगा, तो आप ईजी जो है ना उसको 39 और ए फॉर ए 39A आपको आसानी से याद आ जाना है। तो आर्टिकल 39A जो है वो फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है और इक्वल जस्टिस के प्रमोशन की बात करता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिससे सवाल बनता है। अब यहाँ से आपको एक कहानी देखने को मिलेगी, बस आपको मेरे साथ इन कहानी को फॉलो करते हुए चलना है। आर्टिकल 41 जो है वो ये कहता है, जो राइट टू वर्क को सिक्योर करना है, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस को सिक्योर करना है। किस केस में सिक्योर करना है? तो अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस एंड डिजेबलमेंट के कंडीशन में इन सभी चीजों को सिक्योर करना है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? तो एक मजदूर था, इसको काम चाहिए था, तो अब यहां से क्या है ना, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। 36 से 39 तक हमने देख लिया, अब हम लोगों ने देखना है 40 से लेके 50 तक, 51 तक। 51 से पहले आप समझ जाओ, 49 तक आपको 4 कॉमन दिखेगा, है ना? तो आपको बस 4 को इस तरीके से FOR याद रख लेना है, वो मैं आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है। अब इस फिगर से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, जो फॉर वर्क, 41 का मतलब ये हुआ, 4 का मतलब फॉर वर्क, वन वन का मतलब एक आदमी जो है वो काम ढूंढने के लिए आया हुआ है, और ये हाथ में इस तरीके से ये शॉवेल लेके आया है, ये काम ढूंढने के लिए बस आया है। इतना अगर आपने याद कर लिया तो काम चल जाएगा। लेकिन एक आदमी से काम चलेगा नहीं, ठीक है? तो इसलिए इसने क्या किया, इसने अपनी पत्नी को भी बुला लिया काम करने के लिए। लेकिन इसकी पत्नी थी प्रेग्नेंट। जब प्रेग्नेंट थी तो फिर एक और कंडीशन आ जाता है, आर्टिकल 42। 42 का मतलब हो गया 2 लोग। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये महिला है ये प्रेग्नेंट है, तो हमें ह्यूमेन कंडीशन देखना होगा। अब ऐसा तो है नहीं जो ये प्रेग्नेंट रहे या फिर नॉर्मल रहे हमें अपना काम करवाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये प्रेग्नेंट है तो हमें ह्यूमेन कंडीशन को इंश्योर करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगी तो इनको मैटरनिटी रिलीफ भी देना होगा। तो इसलिए इन्होंने सोचा, जो भाई अब ये फिजिकल लेबर बंद करना पड़ेगा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए था रोटी, कपड़ा और मकान। आर्टिकल 43, 3 का मतलब हुआ रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें। ठीक है, अब इसमें जो रोटी है ना वो लिविंग वेज आपको याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस इमेज को देखो और याद करो, ये जो लेबर थे ये इन्होंने लेबर गिरी छोड़ दी। अब ये इन्होंने अपना हैंडलूम बिठा रखा है और हाथ में ये पैसे गिन रहे हैं। ये पैसे किस चीज के लिए हैं? तो ये पैसे हैं लिविंग एज। लिविंग एज और मिनिमम वेज में डिफरेंस ये है, जो मिनिमम वेज मिनिमम ही होता है, लिविंग वेज जो होता है वो थोड़ा सा इंश्योर्ड होता है। ठीक है, इनके हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। तो हमें यहाँ पे लिविंग वेज देना है, तो इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब ये अगेन यहाँ पे प्रेग्नेंट ही हैं, लेकिन इनके हाथ में अब पैसे हैं। ठीक है, और इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, जो कि बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री है। तो दोस्तों आर्टिकल 43 जो है ना, ये 2 प्रिंसिपल्स को एड्रेस करता है, एक गांधीयन प्रिंसिपल और एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल। लिविंग वेज जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ठीक है,
रोटी कपड़ा मकान, इससे आप याद कर लेना, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान। और फोर, जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर इज FOR, फॉर कॉमन, ठीक है। और तो रोटी से लिविंग वेज, और मकान, मकान का क्या मतलब है ना, जो ये कॉटेज इंडस्ट्री इन्होंने स्टार्ट किया है। आपको पता होगा जो हैंडलूम इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री है। और इसको गांधी जी बहुत ही ज्यादा इन सभी चीजों को चाहते थे, जो ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में गांव गांव तक फैले। तो ये बेसिकली गांधीयन प्रिंसिपल है। तो आपको 43 से दो चीजें याद हो जानी चाहिए। एक तो रोटी कपड़ा मकान, 3 से याद कर लेना, ठीक है। रोटी यानी कि लिविंग वेज, और उसके अलावा कपड़े पे तो ये काम कर रहे हैं, हैंडलूम पे, और मकान, मकान का मतलब कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, अब ऐसा है, जो इसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है। अब ये चाहती है जो भी वर्कर्स जो होंगे ना, वो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने 43A कानून बनाया, ठीक है। देखो, दो कानून आते हैं, मतलब दो आर्टिकल्स आते हैं, 43A और 43B। 43B जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल है, 43A जो है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। अभी हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल देख रहे हैं, तो सिर्फ 43A के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगेन, 4 का मतलब होता है फॉर, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। और 3A को अगेन मैंने फ्लिप करके इस तरीके से लिख दिया है, जो वो मैनेजमेंट की तरह दिखे। 3 का मतलब M, ऐसे दिख रहा है, ये 3 है ना, इस तरीके से मैनेजमेंट फॉर 3A, यानी कि 43A, दिस इज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। और अगर अभी याद नहीं हो रहा है तो आगे हो जाएगा याद, बस निश्चिंत रहो, मैं कराता हूँ याद। जब सवालों को देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको आसानी से रिकॉल होंगी, मैं कराता रहूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं आर्टिकल 47 की। अब देखो, आर्टिकल 47 जो है ना, ये दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है। एक तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे, दूसरा गांधीयन पे, सिमिलर टू 43, ठीक है। अब 47 क्या कहता है, तो 47, SEVEN, है ना, 7, इसको मैंने ऐसे याद रखा है, SAVEN, सेव एन। ये क्या, एन फॉर न्यूट्रिशन, जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। बस यही कीवर्ड है, आपको याद रखना है, न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। और सेव, सेव फ्रॉम व्हाट, सेव फ्रॉम शराब, तो एस फॉर शराब एंड सेहत, और एन फॉर न्यूट्रिशन। अगर आपने ऐसे याद कर लिया तो काम बन जाएगा। अब ये शराब छोड़ने वाली जो बात है वो गांधी जी का प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल है। यहाँ पे ये इनको सब्जी दे रहे हैं, जो भाई तुम खाओ पियो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, शराब मत पियो, ठीक है। गांधी जी इसको रोक रहे हैं। तो और महिलाएं जो हैं यहाँ पे बोर्ड लेके खड़ी हैं, 7 यानी कि सेव एन, शराब छोड़ो सेहत अपनाओ, शराब छोड़ो सेहत अपनाओ, बस इतना आपको याद रखना है। 47 का मतलब शराब छोड़ो सेहत अपनाओ। तो ये थे सारे के सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 38 वेलफेयर के बारे में बात करता है, इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात करता है। मिनिमाइज का मतलब, इक्वालिटी का मतलब फेयर, याद हो गया, ठीक है। और 38 यानी कि वेलफेयर, इतना याद कर लो। 39 LDC PHC, इसको याद करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा क्योंकि इसमें कोई इमेज नहीं है, बाकी सब में तो इमेज मैंने लगा ही रखा है, ठीक है। तो L फॉर लाइवलीहुड, ठीक है, इसको लिविंग वेज से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जो कि 43 है, लिविंग वेज से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके अलावा DNC को मैंने आपको कहा है याद कर लेने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। DNC का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, और C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। P का मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। उसके अलावा H का मतलब हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, C का मतलब हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अब बाकी में इमेज है। 39A लीगल एड, है ना, फ्री लीगल एड 39A, इसी तरीके से मैंने लिख के बताया ना, जो LE को मैंने फ्लिप कर दिया है ना, इस तरीके, लीगल, लीगल ये 9 है ना, और ये 3 है, 39A लीगल एड। 41, एक आदमी काम ढूंढता हुआ पहुंचता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। किस केस में, तो अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और सिकनेस एंड डिसेबल्डमेंट। बस राइट टू वर्क याद कर लो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा 42, अब ये एक आदमी जो है, ये अपनी वाइफ को भी लेके आ जाता है, लेकिन इसकी वाइफ होती है प्रेग्नेंट, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ उसको चाहिए होता है। तो ये दोनों लेबर का काम छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, और इससे इनको मिलने लगता है पैसा। पैसा कैसा, लिविंग वेज वाला। लिविंग वेज का मतलब ये हुआ, जो अब इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री को अपना लिया था, हैंडलूम का काम शुरू कर दिया था। तो रोटी कपड़ा और मकान, तीन प्रिंसिपल, 43 ऐसे याद कर लोगे, काम बन जाएगा। और मकान जो है वो है कॉटेज इंडस्ट्री, गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके अलावा 43A, 43A किसके बारे में बात करता है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। मैनेजमेंट को मैंने 3A ऐसे लिखे, मैनेजमेंट ऐसे याद कराया था ना, 3A, ठीक है। तो ऐसे याद कर लोगे तो काम बन जाएगा, 43A।
ठीक है। इसके अलावा 47 का मतलब शराब और सेहत, है ना। शराब को छोड़ना है, सेहत को अपनाना है। सेहत को अपनाओगे तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, शराब को छोड़ोगे तो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। दोनों आर्टिकल 47 से ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो 40 जैसे लिखा हुआ है ना, तो इसको मैंने फॉर्गेनाइज कर दिया है। ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। तो फिर ये ग्राम पंचायत फुलेरा है, मतलब पंचायत का ऑफिस है, इसके ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है फॉर्गेनाइज विलेज पंचायत। ऑर्गेनाइज नहीं, फॉर्गेनाइज यानी कि 40, आर्टिकल 40 ऐसे आपको याद कर लेना है। 40 का जो ओ है वो ऑर्गेनाइज है। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल है, इसलिए गांधी जी की फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है। इसके अलावा 43 के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। 43 यानी कि लिविंग वेज, रोटी कपड़ा और मकान, और 43 मकान का जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके बारे में बात हो रही है। गांधीयन प्रिंसिपल है ये। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। अब आओ उस व्यक्ति के पास। देखो 41 में मैंने आपको याद कराया था जो राइट टू वर्क, वो एक आदमी काम ढूंढने गया था। इसके बाद 42 अपनी वाइफ को भी लेके आया। वाइफ थी प्रेग्नेंट, मैटरनिटी रिलीफ चाहिए था इसको। ठीक है, और इसने ये काम स्टार्ट कर दिया, 43 वाला काम स्टार्ट कर दिया, यानी कि हैंडलूम लगा दिया और रोटी कपड़ा और मकान को इंश्योर कर लिया, यानी कि लिविंग वेज को इंश्योर कर लिया। इसके अलावा जो मकान जो था वो बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री था, हैंडलूम वाली जो इंडस्ट्री है वो कॉटेज इंडस्ट्री है। तो ऐसे याद कर लेना, कपड़े का काम मकान में जो हो रहा है वो कॉटेज इंडस्ट्री है, गांधीयन प्रिंसिपल है। यही बात यहाँ पे हो रही थी। अब उसके बाद इसका काम जब आगे बढ़ा तो इसने दो चीजें की। एक तो 43A, 43A इंदिरा गांधी की तरफ से ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। 43A ये कहता था जो भाई तुम इसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराओ, जो भी मैनेजमेंट होगा उसमें आप जो वर्कर्स हैं उनको पार्टिसिपेट कराओ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके अलावा 43B जो है वो 97th अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। अब ये जो सक्सेसफुल मॉडल था, इन्होंने कहा जो भाई तुम बाकी लोगों को भी लेकर आओ और एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिठाओ, तो वो होगा 43B। ठीक है, तो आपने देखा 41A, 42, 43, 43A, 43B, इतना समझ में आ गया। अब ये जो 43B जो था वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिठाने बिछाने वाला, ये गांधी जी चाहते थे ऐसा हो, इसीलिए गांधी जी की फोटोग्राफ यहाँ पे लगी हुई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कॉटेज इंडस्ट्री दोनों इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब ये जो फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया। कैसे याद रखोगे, तो देखो कोऑपरेटिव का जो डबल ओ है ना, इसको अगर ऊपर में एक लाइन खींच दो तो ये बी की तरह दिखता है। ठीक है, तो एक बार अगर आप पेपर पे लिख लोगे तो ऐसे चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टोरी में सारी चीजें फ्रेम होती जा रही हैं। ठीक है, आगे भी होंगी। आर्टिकल 46 का एस जो है ना वो एस सीज एंड एस टीज ऐसे आपको याद करा देगा। वैसे अगर आपने शेड्यूल याद कर रखा है, जो मैंने आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ाया था, नहीं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको 6th शेड्यूल के बारे में बताया था, जो ये बताता है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वहां पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं ना उनके लिए अलग से प्रिविलेज दिए गए हैं। ठीक है, तो उससे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। 46 एस फॉर एस सीज एंड एस टीज, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 46 बनाया गया है। ठीक है, बस इतना अगर आपने याद कर लिया, एस सीज एंड एस टीज फॉर 6, तो काम आपका हो जाएगा। आर्टिकल 47 के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको याद करा रखा है, शराब और सेहत। ठीक है, यहाँ पे 47 अब गांधीयन प्रिंसिपल है, तो फिर गांधी जी चाहते थे जो लोग शराब ना पिए, तो प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, और यही से इंस्पायर्ड होकर बिहार में शराबबंदी लागू है। लेकिन अब इसके बीच में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का जो झगड़ा है उसको हम लोग आगे सलटेंगे। ठीक है, आगे उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। इतना आपने याद कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आर्टिकल 48 बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। आर्टिकल 48 दो फीचर्स को एड्रेस करता है, एक तो है आपका गांधीयन फीचर और दूसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल। क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी गांव गांव घूम रहे थे, आर्टिकल 47 के तहत लोगों को शराब छुड़ा रहे थे और सेहत को प्रमोट करने के लिए भी बात कर रहे थे। ठीक है, जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल था, शराब छुड़ाना गांधी जी का प्रिंसिपल था, गांधीयन प्रिंसिपल था। आर्टिकल 48 में ना इन्होंने एक बात बोली थी, जो तुम गौ हत्या बंद कर दो। ठीक है, स्लॉटर ऑफ काउस, काफ्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल, इन सभी का हत्या बंद कर दो। ठीक है, और गाय को पूजना मतलब गांव का विकास। ठीक है, ऐसी बातें गांधी जी ने बताई। और इन्होंने आर्टिकल 48 के तहत एक और बात बताई जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले कैटेगरी में आती है, जो आप एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाओ। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करो। कैसे याद रखोगे, तो ये एनिमल जो है ये हस्बैंड बना हुआ है और इसके नाक में दो रिंग डाले जाते हैं। ठीक है,
किस लिए? ताकि ये थोड़ा-सा सुंदर दिखे। अब ये जो 2 रिंग हैं, एक रिंग जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल को दिखाता है और दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल को दिखाता है। ऐसे अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये जो 2 रिंग हैं, ये 8 की तरह दिखते हैं। दिख रहा है आपको? तो 48 अगर ऐसे याद कर लोगे तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है? और गांधी जी की बात को मानते हुए गांव वालों ने गाय के नाक में 2-2 रिंग लगाना शुरू कर दिया। एक गांधीयन प्रिंसिपल के लिए और दूसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल फीचर के लिए। लिबरल इंटेलेक्चुअल ये कहता है जो हमें एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना है, और ये गाय शादी करने जा रहा है, हस्बैंड बना हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री ऐसे याद कर लेना। ठीक है? और इसके नाक में 2 रिंग है। ठीक है? तो कभी वीडियो को पॉज करके सोच के देखना, अगर हंसी आ जाए तो समझो याद हो गया तुम्हें। ठीक है? चलो, अब एक बार क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइज फॉर्गेनाइज ऐसे याद कर लेना। ठीक है? उसके अलावा आर्टिकल 43 लिविंग वेज याद हो गया होगा, रोटी कपड़ा और मकान, और कॉटेज इंडस्ट्री को लगाना है। कॉटेज इंडस्ट्री वाली जो बात थी वो गांधी जी वाली बात थी, है ना? 43 बी, 43 ए जो था वो था सोशलिस्ट फीचर जो कि मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री को दिखाता था। और 43 बी किस लिए था? तो 43 बी था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, है ना? बी, बी फॉर कोऑपरेटिव, ये इस तरीके से मैंने लिख रखा है। ठीक है? तो 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के को लगाने की बात हो रही है। आर्टिकल 46 एस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है? गांधी जी चाहते थे जो हरिजन का विकास हो, यही वर्ड इन्होंने यूज किया था। इसके अलावा आर्टिकल 47 के बारे में बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है? शराब और सेहत, है ना? सेव, एन, इसी से याद कराया ना मैंने आपको, सेव, शराब से सेव करो, एन फॉर न्यूट्रिशन को प्रमोट करो। न्यूट्रिशन को प्रमोट करना सोशलिस्ट फीचर है। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 क्या कहती है? तो ये कहता है जो आप काऊ के स्लॉटर को बंद करो, ये काऊ का एक रिंग हो गया। और दूसरा क्या है? तो लिबरल इंटेलेक्चुअल फीचर को दिखाता है जो आप ब्रीड का इम्प्रूवमेंट करो, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दो। ठीक है? तो ये सारी बातें जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल वाली बातें हैं। ठीक है? तो गाय के 2 रिंग ऐसे याद कर लेना, 48 याद हो जाएगा। दोस्तों लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है? दोस्तों शुरुआत करते हैं आर्टिकल 44 की। 44 से, ये चिंकी है और ये मिंकी है। ठीक है? दोनों ने एक ही तरीके का ड्रेस पहन रखे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की शादी है। ठीक है? और इन दोनों की शादी कैसे हो रही है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह हो रही है। ठीक है? तो 4-4 अगर यूनिफॉर्म है, एक चिंकी है एक मिंकी है, तो यानी कि कानून जो है ना, वो सिविल कोड जो है वो सबके लिए बराबर है, यूनिफॉर्म है। ये आर्टिकल 44 के बारे में ये बात हो रही है। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? तो दोस्तों जितनी भी शादी की बातें, तलाक की बातें, एडॉप्शन की बातें, ठीक है, जो भी फैमिली कोर्ट वाले मैटर होते हैं ना, वो सरकार चाह रही है जो उनके लिए एक ही कानून लाया जाए। अभी का क्या सिस्टम है? तो देखो ऐसा है, जो हिंदू लोग शादी करते हैं हिंदू कोड बिल के हिसाब से, मुस्लिम लोग के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, उसके हिसाब से ये लोग शादी करते हैं। उनमें नियम जो मेंशन है उसी के हिसाब से शादी वादी करते हैं और सरकार इनको मान्यता देती है। ठीक है? तो डिफरेंट धर्म के लोग डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब सरकार चाहती है जो सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए। ठीक है? इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे यहाँ क्या सिविल कोड पहले से लागू है? तो देखो कुछ स्टेट में तो लागू है। गोवा की बात कर लेते हैं तो गोवा में पहले से ही पोर्टुगीज कानून चलता आया था। ठीक है? तो पहले से ही कानून चलता आया था। गोवा को स्टेटहुड मिला था 1987 में। याद करो जब मैंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ाया था। ठीक है? तो जब गोवा को मिल गया आपको ये स्टेटहुड, तब से ये पोर्टुगीज कानून जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला, वो कंटिन्यू रह गया, तब से है ही है। इसके अलावा उत्तराखंड ने हाल ही में इसने 2025 में अनाउंस कर दिया है, मतलब प्रेसिडेंट के पास बिल गया था असेंट के लिए, वो भी क्लियर हो गया है। अब उत्तराखंड जो है वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। ठीक है? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में दिक्कतें क्या आ सकती हैं? तो सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है डाइवर्सिटी। देखो हमारे यहाँ रिलीजन बहुत ही ज़्यादा है, इसके अलावा ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर जब आप यूनिफॉर्म यानी कि पूरे देश के लिए एक ही कानून बनाओगे, ठीक है, तो फिर आपको ट्राइबल्स को कंसिडर करना पड़ेगा। वैसे भी हम लोगों ने देखा था ना, जो 5th शेड्यूल में 6th शेड्यूल में ट्राइबल्स को हम लोगों ने अलग से छूट दे रखी है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट हैं उनको अलग से प्रिविलेज दे रखा है। ठीक है? तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन की जरूरत होगी। ठीक है? आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। 44 इससे याद कर लेना, याद हो जाएगा। आर्टिकल 45 के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 45 पहले कुछ और था, अब इसका मैटर ही चेंज कर दिया गया है। दोस्तों याद करो, मैंने जब राइट टू एजुकेशन को पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स में, उसमें मैंने एक केस के बारे में बताया था, उन्नी कृष्णन केस। और उस केस के आते ही सारी चीजें चेंज हो गई। राइट टू एजुकेशन को पहले फंडामेंटल राइट्स का पार्ट माना गया, आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया, और फिर हम लोगों ने आर्टिकल 21A ऐड ही कर दिया अलग से। उसमें जो फीचर
डीपीएसपी के थे उसको उठा के हम लोग फंडामेंटल राइट्स में ले गए और फिर हम लोगों ने डीपीएसपी में अलग से एक फीचर जोड़ दिया। देखो पहले यहाँ पे क्या था, तो हम लोगों ने पहले ये मेंशन किया था जो 6 से 14 साल के जो भी बच्चे होंगे ना, उनको हमें शिक्षा देना है, ठीक है। जो भी प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारी तरफ से रहेगा, मतलब सरकार की तरफ से रहेगा। अब जैसे ही ये फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में आया तो हमने 21A में फंडामेंटल राइट्स में इसको उठा के डाल दिया। अब ये 45 की जगह हो गई खाली, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको भर दिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन से, ठीक है। कब तक? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो कैसे याद रखोगे? तो आर्टिकल 45, 4, 5 एंड 6 ईयर तक ऐसे याद कर लोगे, याद हो जाएगा। जब आप सवालों को देखोगे तो आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर सवाल आर्टिकल से पूछ दें वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन अगर ऐसा पूछ दिया जो आर्टिकल 45 में क्या मेंशन है, तो आपके पास कीवर्ड है 6 ईयर, यानी कि 4, 5 के बाद आता है 6, ऐसे याद कर लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। दोस्तों अब 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ना 3 चेंजेस हुए। एक तो यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट मैटर ही बदल दिया। अब यहाँ पे 6 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात कर दिया, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने आंगनवाड़ी वगैरह भी बनाया जगह जगह गाँव में, ठीक है, ताकि बच्चों का विकास हो सके। इसके अलावा 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने आर्टिकल 21A लाया, और इसके अलावा हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज में भी चेंजेस किए, जो कि हम लोग आर्टिकल 51A क्लॉज जे में के में पढ़ेंगे। के फॉर किड ऐसे भी याद कर लोगे तो फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी याद हो जाएगी। तो यानी कि टोटल 3 चीजें हम लोगों ने चेंज की। दोस्तों एक और निमोनिक्स आपके लिए ये है, जो अगर पूछ देंगे जो किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू एजुकेशन वगैरह जो चीजें आई, तो 86th, ठीक है। कैसे आ रहा है ये 86th? 8, 6, 14, 14। अब यहाँ पे आपको पता है जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हम लोगों ने अलग से फंडामेंटल राइट्स में इंट्रोड्यूस किया है, जब हम उन लोगों को प्राइमरी एजुकेशन देंगे, है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो 86th अमेंडमेंट यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन डीपीएसपी, और इसके अलावा पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चों को स्कूल भेजने की, ये हम लोगों ने ड्यूटी में ऐड किया है आर्टिकल 51A के फॉर किड, ऐसे याद कर लो, काम हो जाएगा। आर्टिकल 48 को मैंने ऑलरेडी याद करा दिया है। अब यहाँ पे फिर से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये लिबरल इंटेलेक्चुअल फीचर है। लिबरल इंटेलेक्चुअल फीचर क्या है? जो गांधी जी चाहते थे, जो भाई तुम स्लॉटर को तो खत्म करो, ये तो गांधीयन प्रिंसिपल हो गया। इसके अलावा अब जो एनिमल है ना उनके हस्बेंड्री पे ध्यान दो, ठीक है। और इसके लिए 2 रिंग लगाए गए हैं। एक लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला रिंग है जो कि एनिमल हस्बेंड्री को सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। दोस्तों आर्टिकल 48 को आप सेक्टर 48A से याद कर लेना। ये क्या है? तो सेक्टर 48A में आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट दिखेगा, चारों तरफ ग्रीनरी दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट को सेफगार्ड किया जा रहा है और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और इस चीज को आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया। मतलब इस आर्टिकल को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। ये इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि सिमिलर आपको फंडामेंटल ड्यूटी भी देखने को मिलेगा, और इसी स्टेटमेंट को, फंडामेंटल ड्यूटी वाले स्टेटमेंट को डीपीएसपी में डाल के ये सवाल बना के पूछ देते हैं जो इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी से ही मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ, बस इस चीज को ध्यान में रखना। सेक्टर 48A में आपको क्या दिख रहा है? तो दिख रहा है ग्रीनरी, यानी कि फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना है। देखो, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। तो ये डीपीएसपी और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये एक तरीके से ड्यूटी की तरह साउंड कर रही है, और यही अक्सर एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन बनता है। तो यही अभी से ही मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, क्योंकि आगे जब मैं समझाऊं तो आप आसानी से रेफरेंस निकाल सको, जो हाँ सर ने एक जगह बात तो की थी इसके बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 49। ये भी कल्प्रिट है। देखो, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जो 49 का मतलब होता है मॉन्यूमेंट्स, बस आप इतना याद कर लेना, फॉर ऑल मॉन्यूमेंट्स। अब मैंने मॉन्यूमेंट्स को इस तरीके से लिख रखा है, एन को मैंने 9 लिख दिया है ताकि ये सिमिलर साउंडिंग है, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स को इस तरीके से अगर आप याद कर लोगे तो याद हो जाएगा फॉर मॉन्यूमेंट्स, यानी कि 49 इतना याद कर लिया। अब सिमिलर सा ही आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पे हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात होगी। अब ये है टू प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स, किसका काम? स्टेट का काम, ठीक है। लेकिन आपको बताएंगे जो भाई ये फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन ये गलत होगा ऑप्शन में। तो ये चीजें आपको अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंड करा रहा हूँ। तो 2 चीज आपको मैं यहाँ पे रिमाइंड करा रहा हूँ, जो कि है तो डीपीएसपी, और इट इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ स्टेट मोरल ड्यूटी, लेकिन ये लग रहा है जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ये साउंड करता है। तो 48A और 49
दोनों आपको समझना होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 50 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 50 जो है वो कहता है जो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट आपको करना है, इसके लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए 50-50 याद कर लेना, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर ये पूछ दें जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को सेपरेट करना है या फिर जुडिशरी और लेजिस्लेचर को सेपरेट करना है, तो इस बात पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में बात हो रही है। देखो 3 अंग है ना, जो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की बात हो रही है, ये आपको समझना होगा। तो अगर स्टेटमेंट इसके बियॉन्ड कुछ दिखे तो वो गलत होगा। बस 50-50 याद कर लेना, मतलब 100 को अगर आपने स्प्लिट कर दिया तो सेपरेट कर दिया। याद हो गया। अब लास्ट वाला याद कर लेते हैं। देखो, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ये पंडित जी पूजा करा रहे हैं और इनको 51 रुपए का चंदा मिल रहा है, ठीक है, दान मिल रहा है, बस इतना याद रख लेना। आर्टिकल 51 इज फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। और ये चंदा दे कौन रहा है, तो अंग्रेज दे रहा है, ठीक है। चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ये सारे के सारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हैं। 44 चिंकी और मिंकी, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 456 यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर्स, इतना याद हो गया। 86th अमेंडमेंट 8614, ऐसे याद कर लोगे, याद हो जाएगा। आर्टिकल 48 मतलब गाय का एक रिंग, जो हमें गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बताता है, और दूसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल फीचर के बारे में बताता है, टू ऑर्गेनाइज एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और इसका गांधीयन प्रिंसिपल क्या था, तो काउ स्लॉटर को हमें रोकना था, है ना। 48A के बारे में बात कर लेते हैं। तो 48A, सेक्टर 48A से मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, यहाँ पे फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना है, वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना है, ठीक है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। 49 मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात हो रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज में हेरिटेज के बारे में बात होगी, तो 2 कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे। जैसे ही आपने मॉन्यूमेंट्स देखा तो दैट विल बी डीपीएसपी, हेरिटेज देखा तो फंडामेंटल ड्यूटीज, आगे हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 50 के बारे में बात करें तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये तो आपको याद हो ही गया होगा 50-50। इसके अलावा 51 क्या बताता है, तो पंडित जी को 51 रुपए का चंदा मिलता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रमोशन के लिए, उनको 51 रुपए का चंदा मिलता है। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो फिर आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक बार फिर से बता देता हूँ जो अमेंडमेंट कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए। टोटल 4 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं, नहीं 4 से ज्यादा हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, इसके हिसाब से आर्टिकल 39A यानी कि लीगल एड, 43A यानी कि मैनेजमेंट ऑफ द वर्कर्स, मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, 48A सेक्टर 48A जो मैंने बताया, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। तो ये सारी के सारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुए थे। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज्यादा बदलाव कर दिए जो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था, ठीक है, तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस बार की सीजीएल का सवाल है, ठीक है दोस्तों। कुछ और एडिशन हुए थे 44th अमेंडमेंट एक्ट में। मिनिमाइज इनक्वालिटी वाला चीज ऐड हुआ था, किस में ऐड हुआ था, तो 38 में ऐड हुआ था। 38 किसके लिए था, तो वेलफेयर के लिए था, है ना। और इसके अलावा 86th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर लें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। और आर्टिकल 45 में ये सारे चेंजेस हुए थे, ठीक है। और इसको फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21A से लिंक करके आपको समझना है। और इसके अलावा आपको 51A के, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, जो पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चों को स्कूल भेजने की, ठीक है, इसको भी लिंक करके समझना है। इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। 97th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई है। कैसे याद कराया था मैंने, तो पूरी कहानी के थ्रू याद कराया था, फिर से रिपीट करना बनता नहीं है, ठीक है। तो बस आप ये याद रख लेना, जो कोऑपरेटिव का जो बी है ना, ये इस तरीके से मैंने कर दिया था, तो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये बी क्या है, तो ये 43B है, ठीक है। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बार क्विकली फिर से उसी पेज पे पहुंचते हैं जहां से हम लोगों ने चीजों को याद करना शुरू किया था, यहां से, ठीक है। एक बार क्विकली बता देता हूं ताकि आपको दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए। 36 याद करो, स्टेट का डेफिनेशन था, क्लियर है। 37 नॉट इन्फोर्सेबल, एक तो ये हो गया इन्फोर्सेबल, सिबल, ठीक है। और एफ से मैंने एक और बातें बताई थी, जो ये फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, टू द
गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट। इतना क्लियर है? आर्टिकल 38 किसके बारे में बात करता है? तो वेलफेयर के बारे में बात करता है ना? और इसके अलावा ये टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, फेयर, है ना, वेलफेयर, इनइक्वालिटी। बस इतना याद कर लिया आपने तो काम हो गया आपका, ठीक है। आर्टिकल 39A क्या बात करता है? तो एलडीसी, पीएचसी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डीसी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करने जा रहे हैं। 39A, इसको मैंने कैसे याद रखा था? ऐसे याद रखा था, लीगल एड, याद हो गया। 40, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। इसके अलावा 41, राइट टू वर्क। इसके अलावा एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस नहीं पूछते, बस इतना याद रख लो, काम बन जाएगा। एक आदमी काम ढूंढने गया, इसके बाद ये अपनी बीवी को लेके आ गया, और उसको हमें क्या चाहिए, क्या इंश्योर करके देना है? तो ह्यूमेन, स्पेलिंग गलत है क्या? ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ये सारे, ठीक है। और इसके अलावा मैटर निटी केयर, है ना। 43, 43 दो प्रिंसिपल्स को एड्रेस करता है। एक तो लिविंग वेज, रोटी कपड़ा और मकान। और रोटी तो लिविंग वेज हो गया, कपड़ा और मकान तो हैंडलूम पे काम कर रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या था? तो ये गांधीयन प्रिंसिपल था, याद आ रहा है? चलिए 43A यानी कि मैनेजमेंट। अब फॉर 3A, इसको M समझो और MANEGEMENT ऐसे लिख लेना, ठीक है, ऐसे सारे लिख लेना, याद हो जाएंगे। फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो ये जो बंदा जो था जिसने लिविंग वेज स्टार्ट किया था, ठीक है, इसने अब ये काम शुरू कर दिया, ठीक है। और ये इंदिरा गांधी ने ऐड करवाया था, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझनी होगी। इसके अलावा 43B के बारे में बात करें तो ये बाद में ऐड हुआ था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ था। क्यों? क्योंकि इसका काम अच्छा चल रहा था, तो इसने बोला था, लोगों ने बोला था, जो तुम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो और बहुत सारे लोगों को जोड़ो, ठीक है। तो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। 44 के बारे में बात करें तो चिंकी मिंकी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, याद हो जाएगा। 4, 5, 6 ऐसे याद रखा था, तो यानी कि अर्ली चाइल्ड हुड केयर, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कितने साल तक? 6 ईयर्स तक, तो 4, 5, 6, ठीक है। 46 एस से एस सीज एंड एस टी, 6 शेड्यूल से भी याद कर सकते हो। 47 दो प्रिंसिपल्स को ये एड्रेस करता है। एक तो गांधी जी चाहते थे जो सेव एन को फॉलो किया जाए, एन फॉर न्यूट्रिशन सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, और सेव सेव फ्रॉम लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ठीक है। तो इसको अपने आप को बचाना है, गांधी जी चाहते थे जो लोग शराब ना पिए, ठीक है। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। 48, अब 48 के गाय के जो नाक में जो 2 रिंग है, जो 8 बना रहा है, ठीक है। तो 8 जो है, ये 8 का एक रिंग जो है वो हमें बताता है गांधीयन प्रिंसिपल। क्या? तो काउ स्लॉटर पे आपको रोक लगा देना है। और इसके अलावा एक था लिबरल इंटेलेक्चुअल फीचर, क्या? तो एनिमल हस्बेंड्री, वो गाय हस्बैंड की तरह दिख रहा था ना, याद आ रहा है? तो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। 48A, सेक्टर 48A के बारे में मैंने बात किया था, ये इंदिरा गांधी की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब ये किस लिए था? तो आपको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, इसके अलावा एनिमल्स के लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, यही सारी चीज़ें करनी है। 49, 49 का मतलब, एन का मतलब मॉन्यूमेंट्स, MONUMENT ऐसे याद कराया था मैंने, एन को 9 लिख दिया था, बस इतना याद रख लो। 50, 50 का मतलब 50-50, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है, बस इतना याद रख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा 51A, पंडित जी को 51 रुपए का चंदा किस लिए मिलता है? फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, विश्व शांति के लिए, विश्व का कल्याण हो, विश्व की शांति हो। बस याद हो गया, बस इतना ही आपको याद रखना है, बस खत्म है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए एक बार अब झगड़े को सुलझा लिया जाए, यानी कि डीपीएसपी से जुड़ी कुछ और चीज़ें समझते हैं, क्योंकि इस बार सीजीएल में स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है, एक्स्ट्रा सवाल पूछने लग गए हैं। देखो कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ये मैंने लक्ष्मीकांत से लिया है, लेकिन वही लिया है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाले मैंने छोड़ दिए हैं, ज़्यादा सवाल जिससे पूछे जाते हैं वही लिया गया है। देखो डीपीएसपी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ जो आप कोर्ट तो जा ही नहीं सकते, तो कहने का मतलब ये है जो आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो डीपीएसपी जब प्रैक्टिकल है ही नहीं, जस्टिसेबल है ही नहीं, तो इसी के लिए, इसी को लेकर बात हो रही है। केटी शाह जो थे उन्होंने इसको बताया था पायस सुपरफ्लूटिस। बस एक बार नाम देख लेना, बस हो गया, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कहा था, जो ये चेक एक ऐसे चेक की तरह है जो चेक पेएबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज परमिट। अब सरकार के पास इतनी हैसियत होगी तभी वो डीपीएसपी लागू कर पाएगा। तो ये एक तरीके का चेक है, जब सरकार के पास हैसियत होगी तभी उसका कैश आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा नसीरुद्दीन जो थे उन्होंने इसको नए साल का रेजोल्यूशन की तरह बताया, और बताया जिसको लोग रेजोल्यूशन नए साल पे बनाते हैं और आसानी से तोड़ भी देते हैं। टीटी कृष्णमाचारी ने इसको वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स बोल दिया, समझ रहे हो। और केसी वेयर ने इसको कहा मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। ये पूछते हैं, ठीक है। और आइवर जेनिंग्स वाला बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ओनली पायस एस्पिरेशंस। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो बहुत ही अच्छा है। अब ये मैंने किस बेसिस पे सिलेक्शन किया है, तो कभी न कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में दिख गया, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। बस ज़्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है। अब इसका फायदा क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, इतनी तो शिकायतें हो गई। तो देखो 37 में क्या था, तो नॉन इन्फोर्सेबल तो था, लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट था जो इट इज़ अ फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है। इसके अलावा एल एम सिंघवी जो थे, इन्होंने इसको सोशल जस्टिस के लिए बहुत ही अच्छा फिलॉसफी माना। ठीक है। और ये ऐसा कह रहे हैं जो सोशल जस्टिस के लिए ये एक लाइफ गिविंग प्रोविजन था। एम सी चागला कह रहे थे जो अगर ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर वेलफेयर स्टेट का निर्माण हो जाएगा और हेवन ऑन अर्थ की बात हो जाएगी। वेलफेयर स्टेट आर्टिकल 38 याद आ रहा है, मिनिमाइज इनइक्वालिटी। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा था जो ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। ठीक है, बियॉन्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। भीमराव अंबेडकर ने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, तो याद रख लेना है आपको। ठीक है। तो देखो ऐसा है, जो ये स्टेटमेंट सीधा उठा के सवाल पूछते हैं, सीजीएल में भी सवाल आ चुका है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, जब सवाल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे इंश्योर करेंगे, हम लोग डीपीएसपी के थ्रू। ठीक है, बस इतना याद रख लेना है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको कहा था जो ये एक तरीके का सोशल रिवोल्यूशन कैरी करता है। ठीक है। और बस यही है, फर्दर सोशल रिवोल्यूशन को ये एम करता है। बी एन राव, इन्होंने इसको कहा था जो एक मोरल परसेप्ट सेट करके देता है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था आर्टिकल 37 में, है ना। और विथ एडुकेटिव वैल्यू। दोस्तों झगड़ा सुलझाते हैं। ठीक है। अब झगड़ा चल रहा है किसके बीच में, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। ठीक है। अब बीच में फंसा कौन है, तो जुडिशरी, क्योंकि फैसले तो लेने हैं जुडिशरी को। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 13 जो है, याद करो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें कहा गया था जो अगर फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी आंच आती है, ठीक है, तो उस लॉ जो आंच डाल रहा है उसको हम लोग नल एंड वॉइड कर देंगे। कहाँ तक, जहां तक इनकंसिस्टेंसी रहेगी तहीं तक, है ना। और चलिए झगड़ा सुलझाते हैं। क्यों हो रहा है झगड़ा, तो देखो ऐसा है, जो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, लीगली इन्फोर्सेबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है नॉन जस्टिसेबल है, ओनली मोरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है। मोरल ऑब्लिगेशन किसके ऊपर में है, स्टेट के ऊपर में है, और इसी स्टेट के ऊपर में ऑब्लिगेशन है फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना। ठीक है। तो बस बात हो रही है ऑब्लिगेशन की। ठीक है। और यही कारण है जो दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन जो है, ये फंडामेंटल राइट्स है, वो कह रहा है जो भाई मेरे पास इन्फोर्सेबल राइट्स हैं, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है। इसके अलावा इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी हैं आर्टिकल 32 के तहत। अब डीपीएसपी कह रहा है जो भाई मेरे पास मोरल ऑब्लिगेशन है और गाइडिंग प्रिंसिपल है। अब इसके बेसिस पे जुडिशरी को, यानी कि माता जी को डिसाइड करना है जो भाई किसकी बात सुनी जाए। ठीक है। अब आपको जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आर्टिकल 39 बताया था तब मैंने इसमें बताया था आपको एलडीसी पीएचसी, है ना। दुनिया इसी से याद करनी करती है, आपको भी याद करना है। इस पे मैंने आपको बोला था डीसी पे फोकस रखना। डीसी का मतलब ये हुआ जो आपको ओनरशिप एंड कंट्रोल द स्टेट, मतलब आर्टिकल 39 बी, the state shall direct its policy toward ensuring the ownership and control of material resources of the community are distributed in such a way to be the best serve the common good। ठीक है। और इसके अलावा the state shall ensure that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। इस दोनों बात को लागू कराने के लिए सरकार जो है वो अक्सर जुडिशरी से भिड़ जा रही है। ठीक है। अब हम लोग झगड़ा देखने जा रहे हैं किसके बीच में, तो स्टेट और जुडिशरी में।
ठीक है। जुडिशरी जो है वो कुछ और कह रही है, स्टेट कुछ और कह रही है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे केस के बेसिस पे समझते हैं। क्या ये सवालों के रूप में पूछा जाएगा? तो देखो ऐसा है, जो अभी जो एडुकेटिव बेस्ड सीजीएल है उसमें तो पूछ सकते हैं, उससे पहले नहीं पूछते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आर्टिकल पूछते हैं, लेकिन इससे ऊपर वाले जो एग्जामिनेशन होते हैं ना उसमें पूछते हैं। तो बस अगर आप यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हो, चीज़ों को समझ लेते हो, 2-4 सवाल सॉल्व कर लेते हो तो काम आपका हो जाएगा। आर्टिकल मैंने याद तो करा ही दिया है, काम तो खत्म ही है। देखो शुरुआत होती है 1951 यानी कि आज़ादी के ठीक बाद इन पे केस लद जाता है, चंपकम दोराई राजन केस। इसमें ये कहा जाता है जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो बड़ा है किससे, डीपीएसपी से बड़ा है, ठीक है। और डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये बात तो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, जो भाई मैं बड़ा हूँ, फंडामेंटल राइट्स बड़ा है, डीपीएसपी जो है वो छोटा है, अच्छी बात है। लेकिन चंपकम दो राय राजन, जो चंपक जो देख रहे हो ना आप, इसने एक और काम कर दिया। जो इसने ये बोल दिया जो भाई पार्लियामेंट अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है। किस लिए? क्योंकि डीपीएसपी को लागू करना होगा तो तुम जाओ फंडामेंटल राइट्स में ही चेंजेस ला दो। इस पे सरकार ताबड़तोड़ अमेंडमेंट स्टार्ट कर देती है। फर्स्ट अमेंडमेंट उसी समय में ले आती है, ठीक है, 1951 में। इसके अलावा फोर्थ अमेंडमेंट भी लेके आ जाती है और इसके अलावा 17th अमेंडमेंट भी 1964 में लेके आती है। किस लिए ये सारी चीजें लाई जा रही हैं? तो देखो याद करो, फंडामेंटल राइट्स जो है ना उसमें पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का को लेके अगर सरकार लैंड रिफॉर्म लाना चाहे तो फिर वो ऐसे ऐसे अगर कानून बनाएगी तो लोग सीधा पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी का ये हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो इसको भी हटाना था। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए पहला जो था वो इसी सभी चीज़ों को बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया था 1951 में, ठीक है, ताकि लैंड रिफॉर्म्स अच्छे से ला सकें। इसके अलावा इन्होंने ताबड़तोड़ 3 अमेंडमेंट कर दिए। इसके बाद फिर से केस पहुंच गया कोर्ट में। वहां पे गोलकनाथ केस जो था ना, गोलकनाथ केस जो था वो डीपीएसपी को पूरी तरीके से गोल कर देता है, ठीक है, मतलब गायब ही कर देता है। उसका ये कहना था जो फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंक्ट, ठीक है, और इसको आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए अमेंड नहीं कर सकते हो। तो अभी कहानी कहाँ पहुंचा था? तो डीपीएसपी कह रहा था जो ये चंपकम दोराई राजन केस में फंडामेंटल राइट्स जो था वो बड़ा था डीपीएसपी में, ठीक है। गोलकनाथ केस में डीपीएसपी को और भी छोटा बना दिया जाता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही बड़ा है डीपीएसपी से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। गोलकनाथ केस जो है वो डीपीएसपी को पूरी तरीके से गोल कर दे रहा है, ठीक है। अब पार्लियामेंट को गुस्सा आ जाता है, ये तुरंत 24th अमेंडमेंट एक्ट ले आती है, 25th अमेंडमेंट एक्ट ले आती है, दोनों 1971 में, ठीक है। अब ये जो पावर था ना, पार्लियामेंट कैन अमेंड एफआरस, इसने ये तुरंत अमेंडमेंट डाल दिया जो कि जुडिशरी के बियॉन्ड जाके ये बात बोलती है इसने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी कह रही है जो फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, इसको आप बदल नहीं सकते, और सरकार कह रही है हम तो बदलेंगे, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने फटाक से जाके बदलाव कर दिया और लिख दिया जो भाई पार्लियामेंट जब चाहे तो बदलाव कर सकती है, और इसको 24th अमेंडमेंट एक्ट में डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा 25th अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया जिसमें इन्होंने एक आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 31C। ये जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन आ गए। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, जो कोई भी कानून, आर्टिकल 39 बी और सी याद करो, डीएनसी मैंने बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इन दोनों जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, इन दोनों को अगर सरकार लागू करना चाहेगी, ठीक है, तो वो लागू कर सकती है कानून बना के, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 19 और 31, राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको अगर वायलेट भी करती है तो कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 25th अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने ऐसा मेंशन कर दिया है, ठीक है। फिर होता है केशवानंद भारती केस। सबसे पहली बात, उसने सेकंड प्रोविजन जो है 31C का, ठीक है, उसको खत्म कर दिया। ये क्या था? सेकंड प्रोविजन ये कह रहा था जो 39B और सी को लागू करने के लिए जो आर्टिकल 14, 19 और 31 अगर वायलेशन हो तो होने दो, और इसके लिए अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट जा भी रहा है या फिर हाई कोर्ट जा भी रहा है तो वो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कानून को कोर्ट का अधिकार भी नहीं है जो क्वेश्चन पूछने का। अब इस वाले प्रोविजन को केशवानंद भारती केस में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसके अलावा पहला वाला जो पोजीशन था उसका ज्यों के त्यों छोड़ दिया गया, ठीक है। तो पहला वाला पोजीशन जो है, प्रोविजन जो है, वो ये कहता है जो आर्टिकल 39B और सी को लागू करने के लिए अगर आर्टिकल 14, 19 और 31 का वायलेशन जो हो, फंडामेंटल राइट्स का जो वायलेशन भी हो, तो बात चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या होता है, जो ये 31C का जो प्रोविजन था वो सिर्फ 39B और सी के लिए था, इसको बढ़ा के सभी डीपीएसपी को लागू करने के लिए कर दिया गया,
ठीक है, यानी कि पूरा गेम चेंज। अब क्या है, तो डीपीएसपी जो है वो पावरफुल हो गया, किससे? फंडामेंटल राइट से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि ये जो वायलेशन जो था आर्टिकल 14, 19 एंड 31 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसका अगर वायलेशन हो रहा है तो होने दो, बशर्ते अगर वो डीपीएसपी लागू कर रहा है तो चलेगा, ये काम चलेगा। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस हो रहा है, यहाँ पे झगड़ा बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बढ़ जाता है। उन्होंने ये जो एक्सटेंशन जो था उसको रद्द कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी, जो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो सुप्रीम होगा, लेकिन आर्टिकल 39 का बी और सी जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको ध्यान में रखते हुए ये अगर चाहें तो फंडामेंटल राइट्स का 14 और 19 का वायलेशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी फिलॉसफी भी दी, मिनर्वा मिल्स केस में ऐसा बोला गया, जो ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है ना वो एक ही रथ के दो व्हील्स की तरह हैं, टू व्हील्स ऑफ द चैरियट। ठीक है, और ये जो हार्मनी है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कोई कर नहीं सकता, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसके बारे में। ठीक है, और फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 में, और ये जो 31 जो था उसको पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाता है, फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करके लीगल राइट बना दिया जाता है आर्टिकल 300A के तहत, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो यही कहानी है, और इसी तरीके से ये दोनों भाई फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपने मेरी फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो को देखा होगा तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो एक बार आप पढ़ लो इसको, स्क्रीन को पॉज करके, मैंने सारी चीज़ों को क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगा रखा है, और जब आप पढ़ लोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसा ऐसा है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भी बातें लिखी गई हैं उसको लागू करने के लिए सरकार अक्सर कानून बनाती है। ठीक है, या तो कानून बनाई या फिर रेजोल्यूशन लेकर आई। ठीक है, तो प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था दोस्तों, याद करो 5 ईयर प्लान्स लेके आया गया था। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया, नेशनलाइजेशन लाया गया। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, महिलाओं के लिए, वुमेन एंड जस्टिस के लिए आपको मैटरनिटी रिलीफ वगैरह लाया गया, इक्वल पे एक्ट लाया गया। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट लाया गया, लीगल एड के लिए लोक अदालत बनाए गए। ठीक है, इन कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज लाया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसके अलावा जुडिशरी के सेपरेशन की बात, मॉन्यूमेंट्स, हेल्थ सेंटर, काउ प्रोटेक्शन के लिए कानून, नॉन अलाइनमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोगों ने देखा जो सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। अब बात कर लेते हैं जो डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4, लक्ष्मीकांत से मैंने लिया है। यहाँ पे कीवर्ड क्या है वो समझो, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात नहीं हो रही है। तो अगर किसी ने पूछ दिया आपसे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको पार्ट 4 में मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स जो हैं वो पार्ट 4 के बियॉन्ड हैं, लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है, ये भी आपको समझना होगा, ओनली डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, क्या क्या है वो समझ लो। आर्टिकल 335 वो क्या है, तो एसटी और एसटीज का सर्विसेज पे क्लेम विद कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, आर्टिकल 350A ये क्या है, तो प्राइमरी स्टेज में आपको जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनको मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार, फैसिलिटी। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल में, कॉलेज कहाँ पे जाएंगे, प्राइमरी स्टेज की बात हो रही है ना। और इसके अलावा 351 ये क्या है, तो प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो दोस्तों कुछ चीजें हमने समझी, जो फंडामेंटल राइट्स जो था वो नेगेटिव था, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो था वो पॉजिटिव था। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सरकार पे लगाम लगाने का काम करती है। पॉजिटिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि वो स्टेट को गाइड करने का काम करती है। आर्टिकल 37 बताता है जो ये नॉन जस्टिसेबल है, हमने फंडामेंटल राइट्स में ये देखा था, जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल इन नेचर है। ठीक है, और इसका अगर वायलेशन हुआ तो आर्टिकल 32 के तहत आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करती है। बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछते हैं इस लाइन को, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करती है। इसके अलावा अगर मान लो कोई वायलेशन हुआ फंडामेंटल राइट्स का तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो, यानी कि लीगल सैंक्शन के साथ आता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट को एक
गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करती है, उनके ऊपर में एक मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन लगाती है, बस इतना ही। ठीक है, लीगल सैंक्शन नहीं लगाती है। ठीक है, वेलफेयर को प्रमोट, इंडिविजुअल वेलफेयर को फंडामेंटल राइट्स प्रमोट करता है, और कम्युनिटी वेलफेयर को कौन प्रमोट करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रमोट करता है। यही शराबबंदी से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोई लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर इन्फोर्स करना है तो कानून बनाना पड़ेगा। यही चीज़ मैंने आपको शराबबंदी के एग्जाम्पल में समझाया था, यानी कि इसके लिए लेजिस्लेशन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और आर्टिकल 13 के बारे में ये बताया था, जो फंडामेंटल राइट्स क्या करेगी, अगर कोई कानून जो है ऐसा जो फंडामेंटल राइट्स के बियॉन्ड जाता है, ठीक है, तो उस कानून को हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड मानेंगे। ठीक है, लेकिन अ, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात की जाए तो कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर लॉ वायलेटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट कैन अपहोल्ड लॉ इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव। इसी बात को मैंने शराबबंदी से समझाया था, जो पहले तो फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी गई थी, फिर सरकार ने कानून ही बना दिया, लो अब क्या करोगे, कानून हो गया अपहोल्ड, है ना। इन सभी चीजों को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट बिल्कुल है, आर्टिकल 38 के बारे में इसमें दिया ही हुआ है। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ये भी है। टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। हम लोग तो सेकुलर हैं यार, है ना, वी आर द सेकुलर बॉडी, मतलब हमारी जो कंट्री है वो सेकुलर है, रिलीजियस स्टेट तो है नहीं। टू स्टैब्लिश अ सेकुलर स्टेट तो बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा तो है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे मैंने आरआरबी के सवाल इसीलिए नहीं लिए हैं क्योंकि वो आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है सारे, ठीक है, और आर्टिकल को मैंने अच्छे से करा दिया है, अब नींद में भी याद रहेगा आपको। हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में डिफरेंस बताना है। तो फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मर इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इज लेटर इज नॉट, ये भी नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड, ये बात तो बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ये तो है ही नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। With reference to the Constitution of India, the directive principles of the state policy constitute limitation upon। दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो किस पे लिमिट लगाने का काम करती है, लेजिस्लेटिव फंक्शन पे या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, दोनों पे नहीं। क्यों लगाएगी लिमिटेशन, है ना। तो नीदर वन नीदर टू, है ना। With article of the Indian Constitution, which article of the Indian Constitution states that the directive principles of the state policy are not enforceable in any court? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी याद आ रहा है? इन्फोर्सेबल आर्टिकल 37, ऐसे याद कराया था, है ना। इन्फोर्सेबल को मैंने ऐसे लिखा था। In Indian Constitution, the idea of directive principles of a state policy has been taken from the Constitution of। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो हम लोगों ने तो लिया था आयरलैंड से, आयरलैंड वालों ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। Which one of the following articles direct that the state governments to organize the पंचायत? ऑर्गेनाइज फॉर्गेनाइज 40 याद आ गया, 40 को मैंने ऐसे लिखा था, याद आ रहा है। Identify the correct pair mentioning the directive principles of the state policy in the Constitution of India. Equal justice and free legal aid। आर्टिकल 42 बिल्कुल गलत भाई साहब, बिल्कुल गलत। ये आर्टिकल 39A याद आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आर्टिकल 48 याद आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 41 नहीं, आर्टिकल 41 जो है वो राइट टू वर्क के बारे में बात करता है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, याद आ रहा है। और विलेज पंचायत हम लोगों ने आर्टिकल 40 में पढ़ा था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दैट इज आर्टिकल 39। एलडीसी पीएचसी, पी जो था उसका ये पे के बारे में बात करता है, यही चीज पूछा जा रहा है। कह रहा है जो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है। ओके, देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मैच करता है, आर्टिकल 50 याद कराया था, है ना, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटी 46 से एसटी एंड एसटी याद कराया था, याद आया। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43A नहीं 43B होना चाहिए, है ना, याद आया। 43A तो मैनेजमेंट
ऑफ इंडस्ट्रीज से है ना, वर्कर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, याद आया। और 43B जो था वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इस तरीके से याद कराया, है ना। तो ये ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चौथा देख लेते हैं, विलेज पंचायत 40, याद हो जाना चाहिए आपको। Which of the following article was inserted by the 42nd Constitutional Amendment to provide for the participation of worker in the management? 43A, याद आया, कोई दिक्कत? Which of the following articles of the Constitution of India talks about the Uniform Civil Code? 44. Which one of the following articles of the Directive Principles of the State Policy deals with the promotion of international peace and security? 51 रुपए का चंदा याद आ रहा है? Which of the following was not added to the directive principles by the 42nd Amendment of the Constitution? अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड द यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 39F याद करो, LDC PSC है ना, याद आया। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39A, याद आ रहा है, तो ये भी ऐड किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 पहले से है ना, तो यही होगा राइट आंसर। और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड करवाया था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने 43A से याद रखा है। चलिए यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है, पढ़ते हैं क्या क्या प्रोविजन है। सिक्योरिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, ये भी बात सही है। कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज लगाने हैं, ठीक है। सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है जो इसमें से गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सवालों में पूछ देते हैं, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, तो जहां जहां 1 दिख जाए इसको हटा दो और आपका आंसर मिल गया 2 और 3, ठीक है। विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। Which of the following directive principles of the state policy was added to the constitution at the later date? दोस्तों, आपको तो सारी चीजें याद ही हो गई होंगी। पूछा यह जा रहा है जो कौन सा डीपीएसपी बाद में जोड़ा गया था, तो बाद में जहां पे ही जोड़ा जाएगा तो वहां पे A B C ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे, है ना। विलेज पंचायत 40, काउ स्लॉटर 48, फ्री लीगल एड 39A, यानी कि बाद में जोड़ा गया था, यही तो पूछा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44। चलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, इसके बारे में पूछा क्या जा रहा है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं जो कौन कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिकर, बिल्कुल सही बात है, 47 याद आ रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज और माइंस, दोस्तों याद करो, ये तो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो ये बात नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ बेगर और फोर्स्ड लेबर, ये भी आपको फंडामेंटल राइट्स में है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ओनली वन विल बी द आंसर। चलिए, अब हम लोग इंडियन पॉलिटी के पार्ट 4A को कवर करते हैं, यानी कि आर्टिकल 51A को भी कवर करते हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो हम लोगों ने डीपीएसपी कहाँ से लिया था, तो आयरलैंड से लिया था। आयरलैंड वालों ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया था, तो हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया था इसको यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक कंडीशन था, जो राइट्स आपको मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स तो मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ड्यूटीज भी मिलेंगे, तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज जो है वो इनसेपरेबल है। कहाँ पे? तो यूएसएसआर में। यही चीज हमें पसंद आ गई, हम लोगों ने इंस्पायर हो लिया इससे, ठीक है। और शुरुआत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, ये बात आपको याद रखने पड़ेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। हम लोगों ने शुरुआत में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही रखा था, ड्यूटीज नहीं रखा था, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मोरल ड्यूटी बिठाती है स्टेट के पीछे में, हमारे ऊपर नहीं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था जब हमारा संविधान आया था, इसको हम लोगों ने बाद में ऐड किया। कैसे ऐड किया? तो एक सवर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई 1976 में। कब की बात है? तो इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। और इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया, जो भाई ड्यूटीज डालो, तो इन्होंने 8 ड्यूटी को सजेस्ट किया था, हम लोगों ने 10 ड्यूटी को डाला। तो ऐसा है, जो इन्होंने 8 ड्यूटी को सजेस्ट किया था, इसमें से हम लोगों ने एक ड्यूटी निकाल दिया, इसको हम लोगों ने लागू नहीं किया। 7 लागू किया प्लस 3 और ऐड किया, टोटल 10 ड्यूटीज करके हम लोगों ने एक साथ लागू कर दिया, ठीक है। तो चीजों को समझते हैं।
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ये सारे बदलाव उसी के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, इसने फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया था पार्ट 4A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A के अंदर। आर्टिकल 51 किस चीज के लिए था, तो याद करो, डीपीएसपी, जो पीस को प्रमोट करने के लिए 51 रुपए का चंदा दिया जा रहा है, याद आ रहा है? ठीक है, अब इसी के तहत हम लोगों ने सब क्लॉज बनाया आर्टिकल 51A, और यहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट कर दिए। उसके अलावा हमने क्या किया, जो 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में एक और ड्यूटी जोड़ा। वो किस लिए जोड़ा, तो याद करो, 8 से 14 है ना, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। और हम लोगों ने पेरेंट के ऊपर में ड्यूटी लगा दी, जो भाई तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो। ठीक है, तो टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, इस वाले केस के लिए। ठीक है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सवर्ण सिंह कमेटी ने जो कुछ कुछ कंडीशन रिकमेंडेशन दिए थे, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो क्या था, तो पेनल्टी लगाएंगे भाई साहब अगर कोई ड्यूटी को कंप्लायंस नहीं करता है। लेकिन अगर इसने लागू कर दिया गया होता, अगर ये बातें लागू हो जाती, तो भाई इतने ज़्यादा कोर्ट पे बर्डन पड़ते ना, इतने ज़्यादा केस हो जाते हैं। तो ये बात हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, जो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ तक कि ये कानून इतना स्ट्रिंजेंट था, जो एक तो पहली बात, जो नॉन कॉम्प्लायंस होने पे आपको सज़ा मिलेगी, और आप इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा टैक्सेस को पे करने की भी ड्यूटी डाली गई थी, जिसको हम लोगों ने नहीं माना था। और ये सवालों में अक्सर पूछते हैं, जो कौन सा ड्यूटी नहीं है, तो ड्यूटी टू पे टैक्सेस, तो ये बात समझनी होगी, जो इस चीज़ को हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, अब एक्सेप्ट क्या हुई थी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उससे पहले एक बात समझ लो। देखो, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है ड्यूटी की। जापान जो है वहाँ पे है, एकमात्र ऐसा डेमोक्रेसी है जहाँ पे सिटीजन ड्यूटीज के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, लेकिन सोशलिस्ट कंट्री में चले जाओगे तो वहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज दोनों को एक साथ जोड़ के देखा जाता है। आपको राइट्स मिले हैं तो ड्यूटीज भी मिलेंगे, उसको भी फॉलो करना होगा। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बाइंडिंग नहीं है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जो भाई इसने फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया। अब क्या क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, और उसके बाद इन सभी चीजों को हम लोग इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, चलो, आपकी ड्यूटीज को मैं पढ़ दे रहा हूं, आप बस ड्यूटी को फॉलो कर लेना। ठीक है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, सिटीजन के बारे में बात हो रही है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यही कीवर्ड है, एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम याद रखना है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, तो जो ऐसे, जो मतलब ऐसे आइडियल्स जो हमारे नेशनल फ्रीडम, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को दिखाते हैं, उसको आपको चेरिश करना है, फॉलो करना है। ठीक है, टू टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं सुई, SUI, सुई। दोस्तों याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था प्रियम्बल, प्रियम्बल में क्या था, वहां पे था डुई, यहाँ पे है सुई। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल ये दे देंगे, जो इसमें से प्रियम्बल का कौन सा स्टेटमेंट है। अब प्रियम्बल में फ्रैटरनिटी से जोड़ के एक स्टेटमेंट दिया गया है, जो ये कहता है, जो आपको डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है, और इसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। तो दोनों के कीवर्ड में डिफरेंस है, ये है सुई, वो था डुई, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये यूपीएससी में सवाल आ चुका है, और ऐसे ही स्टेटमेंट देके घुमा देते हैं। ठीक है, तो अक्सर आपको कहीं का भी स्टेटमेंट कहीं पे भी चिपका के घुमा देते हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, तो कल को अगर देश ने बुला लिया, जो भाई आ जाओ लड़ाई लड़ने के लिए, चलते हैं पाकिस्तान से लड़ने, तो जाना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, ड्यूटी है, जाना पड़ेगा। To promote harmony and the spirit of brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional diversity, to renounce practices derogatory to the dignity of woman। समझ में आ गया? भाईचारे को बढ़ावा देना है। ठीक है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटीज के बियॉन्ड जाके आपको ब्रदरहुड को बढ़ावा देना है। ठीक है, और ऐसी सभी प्रैक्टिसेस को डेरोगेटरी करार दिया गया है, जो कि महिला की डिग्निटी पे सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अब ये जो रिच हेरिटेज है ना, ठीक है, वो अक्सर डीपीएसपी से कंफ्यूज करके, वहां पे मॉन्यूमेंट्स याद आ रहा है, आर्टिकल 49, बस मॉन्यूमेंट और हेरिटेज इससे मिला के आपको ऑप्शन दे देंगे, बस आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो नहीं होना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। अब आ जाओ
जी ये कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू शो कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। दोस्तों, अब सेक्टर 48 है, मतलब आर्टिकल 48 है, ऐसे याद कराया था मैंने आपको, और ये थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा है, तो ऐसे ही कंफ्यूज कर देते हैं। 3 स्टेटमेंट दे देंगे डीपीएसपी का, एक ये एफडी वाला उठा के डाल देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अक्सर सवालों में पूछा जाता है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब ये जो रैशनल थॉट है ना, ये नेहरू का थॉट है, ठीक है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर वायलेंस, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, वायलेंस को बढ़ावा नहीं देना है, छोड़ना है। टू स्ट्राइव towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation rises to the higher level of achievement, ठीक है। और लास्ट में ये जो के ऐड किया गया है, के फॉर किड, ऐसे याद रख लेना। हु इज अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड education to children 6 to 14 years added by 86th amendment act 2002, right to education, याद आ रहा है 2002 में। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ए बी सी डी आपको पता होगा, ठीक है। ए बी सी डी में चीजें लिखी गई हैं। ए फॉर एंथम, तो यानी कि आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम और फ्लैग को प्रोटेक्ट करना है। बी फॉर ब्रेव, यानी कि जो भी फ्रीडम स्ट्रगल्स से जुड़े हुए जो नोबल आइडियाज थे, जो ब्रेव लोग की कहानियां थी, उसको आपको चेरिश करना है, नोबल आइडियल्स को चेरिश करना है ना। इसके अलावा कंट्री, कंट्री यहाँ पे सुई है, डुई नहीं है, बस इतना याद रख लेना। टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। डी फॉर डिफेंड, डिफेंड किस सेंस में, जब आपको बोला जाएगा तो भाई चलो लड़ना है तो लड़ना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। इक्वालिटी, ई फॉर इक्वालिटी, किस चीज का इक्वालिटी, तो भाई ब्रदरहुड, ठीक है, और डिग्निटी ऑफ वुमन को हम लोगों को रिनाउंस करना है, प्रैक्टिसेस रिनाउंस करना है। फोर्ट, अब यहाँ पे क्या है जो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एफ फॉर फोर्ट, फोर्ट किस लिए, तो टू प्रिजर्व कॉम्पोजिट कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। और इसको आर्टिकल 49 से कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपको 51A क्लॉज जी, जी फॉर ग्रीन, किस लिए, तो नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक एंड वाइल्ड लाइफ, इसको सेक्टर 48A यानी कि आर्टिकल 48A से कंफ्यूज नहीं होना है। ह्यूमनिज्म, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, अब इसको आप 42 से कंफ्यूज मत होना, आर्टिकल 42 से कंफ्यूज मत होना, जो ये कहता है जो ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए वर्क का, है ना। इसके अलावा आई फॉर इंजरी, इंजरी किस लिए, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस को आपको छोड़ना है। जे फॉर जंप, स्ट्राइव टू एक्सेलेंस, राइज टू द हायर लेवल्स, और के फॉर किड बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। ये पेरेंट्स के ऊपर में ड्यूटी है, जो भाई तुम अपने बच्चों को स्कूल तो भेजोगे ना, ठीक है। अब एक वर्मा कमेटी का ऑब्जर्वेशन है, वो एक बार देख लेते हैं। ये हायर स्टैंडर्ड, अगर मान लो सीजीएल और आरआरबी एनटीपीसी से ऊपर अगर कोई एग्जामिनेशन आ गया, तो फिर अगर वहां पे चीजें ऐसे पूछ दे, तो फिर उसके लिए आपको चीजें दी गई हैं, शॉर्ट में मैंने बता रखा है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसा है ना, जो अगर आपने ड्यूटी फॉलो नहीं की तो कोई आपको कोर्ट में नहीं घसीट रहा है, लेकिन सरकार चाहती थी जो कुछ ऐसे ड्यूटीज हैं जिसको लॉ से हम लोग बाउंड कर दें, वो चीज वर्मा कमेटी के ऑब्जर्वेशंस में दिखती थी और उसके बेसिस पे चीजें हुई हैं, ठीक है। अगर आपको किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और एंथम, इसको डिसरेस्पेक्ट किया, पहला वाला ही था, ए फॉर एंथम याद किया था ना हमने, तो इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, सजा मिल जाएगी भाई साहब अगर आपने ऐसा किया तो, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्रिमिनल लॉस बनाए गए थे, किस लिए, ताकि अगर कोई रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे अगर कोई इनिमिटी करता है तो फिर सजा मिलेगी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, 1955 में आया था आर्टिकल 17, ठीक है। इंडियन पेनल कोड जो बनाया गया था, ठीक है, इसमें नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ अगर कुछ भी ऐसी दुर्भावनाएं आएंगी तो फिर भाई साहब जेल जाना पड़ेगा। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आया था, ठीक है, दंगे वगैरह रोकने के लिए बहुत काम आते हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जितने भी चुनाव वगैरह होते हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है जो कब आया था, तो 1951 में। ये एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई करता है फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो अगर आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो, ठीक है, एनिमिटी को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत आपको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब कितना प्रैक्टिकल है इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये मेंशन है, जो आप रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं ना, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन
के बियॉन्ड अगर आप जाके कुछ भी ऐसे काम करोगे जैसे ट्रेड वगैरह करोगे इंडेंजर्ड स्पीसीज का, तो जेल जाना पड़ेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, चेक्स डिफॉरेस्टेशन इन डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल कैसे आते हैं, तो एक्ट से रिलेटेड सवाल पूछ देंगे आपसे, ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा सवाल नहीं है, 5 सवाल है आपके लिए। चलिए, टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है? अच्छा, मैच द फॉलोइंग है, ओके। देखो भाई, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव वाली बात तो आर्टिकल 50 डीपीएसपी से रिलेटेड है, आसानी से आप फिगर आउट कर लोगे, है ना। तो यानी कि डी और 3 इसी से मैच हो गया आपका, ठीक है। देखो बस एक ही अगर आपको पता होगा तो काम आपका हो जाएगा। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द, देखो जैसा कि मैंने आपको बोला ना, जो घुमा के सवाल पूछ देते हैं। अब प्रियम्बल में है डुई और फंडामेंटल ड्यूटीज में है सुई, तो आपको सुई याद रखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज। यूपीएससी का सवाल था वो। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज? पब्लिक इलेक्शंस में वोट करना कोई पब्लिक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये तो है ना। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी भी है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये भी है। एक और सवाल है, पूछा जा रहा है जो इसमें से कौन सा पार्ट 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, बिल्कुल है, ए फॉर एंथम उसी से याद रखा है। टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी है। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये है क्या? नहीं है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये है। तो सी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप करना टीचर्स का रिस्पेक्ट और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट हमेशा करना, ठीक है, जीवन में बहुत आगे जाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ओके भाई साहब, नेशनल एंथम को तो आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, ये तो है ही। इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना ही पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, दोस्तों ये डीपीएसपी का पार्ट है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आर्टिकल 49 बोला था ना, कंफ्यूज कर देंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये भी है, ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। Which of the following duties have been prescribed by the Indian Constitution as fundamental duties? To defend the country, to pay income tax, ये नहीं है। To preserve the rich heritage of our composite culture, ये है। To safeguard public property, तो ये वाला जो ऑप्शन हटा दो, बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे सही। द राइट आंसर इज 1, 3 एंड 4, है ना। इसी के साथ आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों हो जाते हैं खत्म, ठीक है। मुझे नहीं लगता जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आपको सवाल दिख गए और आपसे छूट जाएंगे, ठीक है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। अगला जो हमारा ये होगा लेक्चर होगा वो होगा सेंटर स्टेट रिलेशन पे। दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा, जो साल 2025 में सीजीएल का जो एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसमें अगर 100 सवाल पूछे गए होंगे टोटल पॉलिटी से, तो 50+ सवाल सिर्फ सेंटर स्टेट रिलेशन से आए हैं। यानी कि ऑब्सेस्ड होके पूछा है सवाल इस बार सेंटर स्टेट रिलेशन से। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी अच्छे से फिनिश करेंगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।